नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। भारतीय जनता पार्टी को मिशन 400 प्लस करने के लिए तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसकी बीजेपी को बहुत जरूरत है। इस स्टेट में 39 सीटें हैं और 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छी खासी बढ़त बना लेती है या कम से कम अगर 20 से 25 सीटें भी जीतती हैं तो ये 400 के लिए सर बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए रोजाना की तरह अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। और सर आज हम बात करेंगे सबसे पहले तमिलनाडु की, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के गठबंधन की, क्योंकि दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बीजेपी जो कर रही है, जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत के बलबूते उसको लगता है कि इस बार वो पिछले साल से या पिछली बार से कम 100 गुना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करें। क्या कहते हैं? जैसा कि आपने बताया, तमिलनाडु में बीजेपी की कोशिश है क्योंकि बीजेपी की परेशानी का कारण है जी। क्योंकि ज़्यादातर साउथ इंडिया की स्टेट्स में, जैसे कि केरल में उन्होंने लगातार मेहनत की, तो उसमें उनका वोटर्स का जो प्रतिशत है, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो बढ़ गया जी। वो 15% के करीब आ गया। लेकिन तमिलनाडु की परेशानी ये है बीजेपी के लिए कि उन्होंने 2019 में जो चुनाव लड़ा लोकसभा का, उसमें उसके पहले 2014 में तकरीबन 5% मिला, 2019 में 3%, 3.56 के करीब हो गया। और उसके बाद उसके बाद 2021 का असेंबली चुनाव लड़ा तो उसमें और कम हो गया, वो 3 से भी थोड़ा बहुत कम हो गया। लेकिन सर इस बार छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है बीजेपी तमिलनाडु में। अगर हम बात करें बीजेपी की तो 10 सीटें पीएमके को दे चुकी है वहां पर। अब जो बाकी सीटों में से 2 सीट आज एएमएमके भी को बीजेपी ने दे दी। इसके अलावा भी और छोटे छोटे दलों से बातचीत हो रही है। तो क्या ये जो छोटे छोटे दल हैं बीजेपी को कितना सहयोग देंगे, एनडीए को खासतौर पर? देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में अगर वो आप दूसरे फैक्शन डीएमके की बात करें तो डीएमके के साथ में भी कई पार्टीज हैं, उसके साथ में कांग्रेस है, आप देखेंगे और सारे दल हैं, छोटे छोटे वहाँ के क्षेत्रीय दल उनके साथ में मिले हुए हैं। उसी तरह से बीजेपी की भी मजबूरी है। वो पहले जब चुनाव लड़ती थी तो एआईएडीएमके के साथ में लड़ती थी, तो एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके वहाँ पर चलता है, एक को हटा के दूसरी पार्टी आती थी सत्ता में। तो एआईएडीएमके ने अभी कुछ महीने पहले जिस समय पलानीस्वामी लीड कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी से समझौता अपने को अलग कर लिया है। उसका कारण भी बताया जाता है कि बीजेपी स्टेट यूनिट के जो चीफ हैं के अन्नामलाई ने लगातार क्रिटिसाइज किया था उनके एआईडीएमके को, एमजीआर उनके बड़े नेता थे उनको, एमजी रामचंद्रन को, और भी कुछ उनके जो नेता हैं उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ये एक उन्होंने प्ली ली जिसकी वजह से उन्होंने अलायंस कैंसिल कर दिया। अब उनके सामने बचता था कि हम किसके साथ अलायंस करें। तो पीएमके रामदास उनके पुत्र हैं अंबुमनी रामदास, रामदास। तो ये दोनों वहाँ पर एक नॉर्थ तमिलनाडु के एरिया में ये लोग वन्नियार कम्युनिटी से आते हैं। वहाँ कुछ कम्युनिटीज हैं जो बहुत पावरफुल हैं, वन्नियार है, चेट्टियार है, और उसके अलावा थियर कम्युनिटी है। तो ये 3-4 कम्युनिटीज हैं जो कि जिस तरह से उत्तर भारत में कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन चलता है, उसी तरह से ये कम्युनिटीज वहाँ पर राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ये जो अंबुमनी रामदास की पार्टी है, ये लोग वन्नियार कम्युनिटी से आते हैं और नॉर्थ तमिलनाडु की राजनीति में काफी प्रभाव रखते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे 2 दिन पहले तक कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन चूंकि ये लोग 10 सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन एआईएडीएमके पलानीस्वामी इनको 10 सीट देने को तैयार नहीं थे। तो उस वजह से जब बीजेपी के साथ समझौता, और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, जो रामदास हैं, जो उनके पिता हैं, जो फाउंडर हैं, वो तैयार नहीं थे, वो एआईडीएमके के साथ ही जाना चाहते। लेकिन अंबुमनी रामदास उनके लड़के हैं, वो रामदास बीजेपी के साथ अलायंस करना चाह रहे थे। अंबुमनी रामदास पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए, उसमें हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे। और एक मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि रामदास के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है। तो हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो कि वो अगर केंद्र की सत्ता के साथ अलायन करते हैं, उनका उनका वो सामंजस्य बैठता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट इस तरीके से मिल सकता है कि कानूनी सलाह मिल जाए बेहतर और कानूनी तरीके से मदद हो जाए उनकी। तो दोनों के लिए फायदेमंद फिलहाल दिख रहा है। तो कुल मिलाकर सर जो भारतीय जनता पार्टी का अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें तो 27 सीटें अभी उसके पास हैं, लेकिन उसने बातचीत की है छोटे दलों से, उन्हें भी अभी सीटें देनी है। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी, अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात ना करें, बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी 20 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो क्या बीजेपी 10 सीटें खाते में कर सकती है?
ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये है इस बार जिस तरह से आप देखेंगे कि अन्नामलाई जो स्टेट चीफ हैं, उन्होंने जिस तरह से 324 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो उनकी जो पूरी की पूरी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने एक भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ी। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है उन्होंने अपनी यात्रा की, जो कि 7 महीने चली। उसके बाद वो एक एक, यानी आप कह सकते हैं कि हर एक जिले में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिले और उन्होंने जो लोगों की जो पल्स है उसको महसूस किया कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, किस तरह से परिवर्तन चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटजाइज किया और जो अलाइनमेंट की समय बात हो रही लोगों के साथ में, जो किन घटक दलों को अपने एनडीए में शामिल किया जाए, उसके बाद अब स्ट्रेटजी तय हो रही। कल की आप कहें कि सालेम में जो प्रधानमंत्री की जबरदस्त रैली हुई है, उस समय उसमें जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिला है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के जो साउथ वेस्ट में, वेस्ट तमिलनाडु में और साउथ तमिलनाडु में बीजेपी जो है अच्छा करती है। बीजेपी की कुछ उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है। बढ़त क्या मतलब, लोगों के, जनता के बीच में उन्होंने घुसपैठ बना ली है। और आपको बताऊं कि पिछली बार तो कोयम्बटूर, कन्याकुमारी से जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक बार बीजेपी का एमपी भी जीत चुका है, ऐसे जब वो एआईएडीएमके के साथ में अलायंस कर रहे थे। लेकिन इसमें साथ में आपने 20 सीटों की बात कही है, तो 20 सीट में वो पूरी जगह नहीं खड़े होंगे, क्योंकि एआईएडीएमके से 2-3 नेता जो है, जैसे एक पन्नीर सिल्वन है, जो पलानी स्वामी जो उनके धुर विरोधी हैं, क्योंकि ये जो है पनीर सिल्वन को जब जयललिता जब चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल गई, तो मुख्यमंत्री का कार्यभार इन्हीं को ही सौंपा था। पनीर सिल्वन उनको सौंपा गया था। तो एक तरह से वो चीफ मिनिस्टर, भले ही कार्यकारी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो रह चुके हैं वहां पर, उनके पास सत्ता का अनुभव है। वो अलग बात है कि इस समय वो एआईएडीएमके से बाहर हो चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ में है। और जो शशिकला हैं, उनके साथ में थे दिनकरन जी, वो भी टीटी के दिनकरन। लेकिन सर वहीं पर अगर बात करें, इस बार अगर हम जैसे डीएमके की बात करें, तो इस बार बीजेपी ने बहुत कोशिश की है कि डीएमके में जिस प्रकार से एमके स्टालिन के बेटे का बयान आया था, उसका बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की है कि डीएमके को इस खास तौर पर वहाँ पर घेरा जाए। तो क्या ये जो घेराबंदी हुई है, तो इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? क्योंकि फिलहाल तो अभी बात चर्चा कम है। देखिए, तमिलनाडु में जो है ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है राम मंदिर बनाया, तो राम मंदिर की जो है, राम मंदिर बनाने के पहले जो उन्होंने व्रत लिया था, तो उस समय आपने देखा होगा कि उस बीच भी उनकी यात्रा हुई तमिलनाडु में, और वहाँ पर उन्होंने जो है मीनाक्षी मंदिर में और जो कई जो प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ पर उसी पूरे जो है श्रद्धा के साथ में और उसी वेशभूषा में, जिस तरह से वहाँ मंदिरों में लोग धोती और ऊपर अंग वस्त्रम पहन के जाते हैं, उसी तरह से उन्होंने जाके पूजा की वहाँ पर, और वहाँ के जनमानस से अपने को जो है मिलाने की कोशिश की। और कल की सभा में फिर से उन्होंने कहा था, जिस तरह से उन्होंने कोट किया था कि मैं तो कन्याकुमारी से किस तरह से भारत जोड़ने की कोशिश में, उन्होंने अपने जो पुराने अभियान का भी जिक्र किया, तो वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो जिस तरह की राजनीति द्रविड़ पॉलिटिक्स है, द्रविड़ पॉलिटिक्स शुरू से ही जो उत्तर भारत के जो उत्तर भारत की राजनीति से थोड़ा अलग रही है। इसीलिए वहाँ पर आप 60 के दशक में देखेंगे कि एंटी हिंदी मूवमेंट भी चला। बिल्कुल सर। एंटी हिंदी मूवमेंट, द्रविड़ खजगम जो पार्टी बनी, और द्रविड़ खजगम के जो सीएन अन्नादुराई थे, सीएन अन्नादुराई ने ही वो जो द्रविड़ खजगम शुरू किया, जो बाद में पार्टी जो है डीएमके जो आज है, तो डीएमके पार्टी बनी। और उनके काफी करीबी थे एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन से जो उनका थोड़ा सा मतभेद हुआ, तो एमजी रामचंद्रन ने जो डीएमके के बाद में जो एआईएडीएमके बना ली, उसी को बाद में जो है जयललिता ने जो है, आपको याद होगा कि उसी पार्टी से जयललिता। लेकिन सर इस दौरान एक जो वोटर्स का जो मूड बना है कि सरकार जिसकी होगी, विकास तब होगा जब सरकार बन पाएगी, ये एक वोटर्स का, आम वोटर्स का पूरे देश में लगभग मूड बना है। तो ऐसे में जब साउथ के लोग जब वोट करने जाएंगे, तमिलनाडु के जो डीएमके को वोट अभी तक करते थे, तो उनके दिमाग में तो ये होगा कि एनडीए तो सरकार तो एनडीए की बन सकती है। तो थोड़ा तो देखिए ये पुरजोर तरीके से इसलिए हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे ना, तो वहाँ की जो राजनीति में बीजेपी अभी भी पूरी तरह से, बीजेपी की जो है एक तरह से स्वीकार्यता नहीं हुई है। बीजेपी कोशिश कर रही है। केरला में अगर उनकी स्वीकार्यता बनी तो 3 इलेक्शन लड़ने के बाद में किया उन्होंने। और ऐसा नहीं है, आरएसएस और जो उनके आनुषांगिक संगठन हैं, वो
दक्षिण भारत में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन सर बीजेपी हिंदुत्व के बहाने कोशिश तो कर रही है कि वहाँ के लोगों को भी एक जो जिस तरीके से सेंगोल यूज़ करना, जब नई संसद बनी थी वहाँ पर, और तमिल सम्मेलन कराना, तमिल हिंदी सम्मेलन कराना, तो कोशिश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र, देखिए कोशिश हुई है तभी इस बार जिस तरह से लोग अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के साथ में, और बीजेपी के साथ में वहाँ के जो क्षेत्रीय दल जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिश का परिणाम है। उसी परिणाम में लगता है कि सभी अलायंस, जैसे कि अगर ये सभी अलायंस मिलते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि बीजेपी, पीएमके, डीएमडीके और टीएमसी का जो एक पार्टी थी मूपनार की, जो कांग्रेस के बड़े नेता मूपनार हुआ करते थे, उनके बेटे जो जीके वासन हैं, वहां पर तमिल मालिना कांग्रेस के एक वो बड़े नेता हैं। तो उस क्षेत्र में जो है जिस तरह से स्वीकार्यता धीरे धीरे लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो ये उसी जो पिछली सरकार में जो कोशिश की गई तमिल संगमम, आपने बताया, जो तमिल संगम लगातार आयोजित करना, उसमें वहाँ के जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे लिटरेट्यूर हो या बड़े लोग हों, उनको उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाना, तो जो उत्तर और भारत का जो संगम स्थापित करने की कोशिश की गई है इस सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बड़ी कोशिश की है। और राम मंदिर के साथ में ऐसा नहीं, राम मंदिर के साथ में पूरी जनभावना जुड़ी हुई है सदर्न इंडिया में भी, तमिलनाडु में खासकर ऐसा नहीं है कि लोग आना नहीं चाहते हैं, तमिलनाडु से काफी लोग आ रहे हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं राम मंदिर में, अयोध्या में, दक्षिण भारत से इस समय लगातार तांता लगा हुआ। बिल्कुल सर, हम लोग जब अयोध्या यात्रा के दौरान अयोध्या जब हम लोग गए थे तो हमें तमिलनाडु, कन्याकुमारी से कई लोग मिले थे जिन्होंने बताया कि वो लोग इतने दूर से यहाँ पर आए हैं। एक नहीं बल्कि हमें करीब 20-25 लोग तो सर मिले होंगे। तो मैंने वही कहा आपसे कि इस समय जब मंदिर बनने के बाद उसका इनॉग्रेशन हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में लगातार तांता लगा हुआ है, लोग वहां से लगातार आ रहे हैं और उनकी अपनी एक श्रद्धा है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है और जिसका जो है भावनात्मक रूप से असर भी होगा। कन्याकुमारी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। कन्याकुमारी जो है एक आपको याद होगा विवेकानंद जो है विश्व जो सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन में जाने से पहले जो 1898 में जब वो गए, तो वहीं पर जो है विवेकानंद रॉक है, वहां से भी एक तरह से देखा जाए उसी समय से जो है जो उत्तर और दक्षिण के बीच की जो है समागम जो है वहीं से, अगर हम लोग वर्तमान संदर्भ में देखें तो हो गया था। और द्रविड़ लैंग्वेज जो वहाँ पर बोली जाती है, द्रविड़, उसी के साथ राजनीति थोड़ा अपने को अलग करती है, रीजनल पार्टीज अलग करती हैं, लेकिन ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जिस तरह से दूरियां कम हो रही हैं, जिस तरह से लोग अब, किसी ज़माने में आप हिंदी भाषा बोलते हुए बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि लोग हिंदी बोलते हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह का परिवर्तन हो रहा है, एकदम से परिवर्तन नहीं होगा। और ये भी हम नहीं कह सकते हैं, वाइल्ड गेसेज कर सकते हैं कि बीजेपी इस बार 10 सीट जीतेगी, लेकिन ये है कि अलायंस के साथ में हो सकता है वो खाता खोल ले, हो सकता है 2-4 सीट जीत ले, ऐसी भी संभावनाएं हैं। तो अब कांग्रेस की बात करते हैं सर, कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि डीएमके तो बड़े भाई के तौर पर वहां पर भूमिका निभा रहा है, कांग्रेस लगातार कोशिश तो कर रही है कि जितनी सीटें उसको मिलती है, 9 सीटें करीब उसको मिल रही है वहां पर अभी तक, तो 9 सीटों में से कांग्रेस की कोशिश तो है, लेकिन क्या बीजेपी जिस तरीके से अलायंस कर रही है, कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ेगी, क्या रहेगा समीकरण? देखिए पिछली बार भी 39 सीट्स में से आप देखा जाए, अगर पुडुचेरी मिला ले तो 40 सीट हो जाती है, और पुडुचेरी में कांग्रेस का एक एमपी जीता हुआ है पिछले 2019 के चुनाव में, और इस बार के भी चुनाव में, और पिछली बार कांग्रेस के 9 सीट मिली थी, डीएमके ने उसको 9 सीट दी थी, जिसमें से वो 8 सीट पे जीती थी। इस बार भी 9 सीट मिली हुई है। अगर पुडुचेरी से वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ता है तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को जो है 40 में से जो है 10 सीट मिल रही है। इसके अलावा डीएमके ने जो अपना प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया हुआ है, उसमें से उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिवीजन किया हुआ है। वाइको एक वहाँ के मशहूर नेता हैं, वाइको एमडीएमके जो बड़े नेता हैं, वाइको तमिल राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण उनका एक रोल है, एक उनकी शख्सियत है। उन्होंने बीजेपी को, और बीजेपी के जबरदस्त क्रिटिक हैं वो, उनको 1 सीट मिली है, ये लोग 1 सीट पे ही एग्री कर गए हैं कि ठीक है साहब हम 1 सीट पे लड़ेंगे। वहाँ बाकी एमडीएमके के अलावा जो है आप देखेंगे सीपीएम सीपीआई को भी सीट मिली, उन्होंने उसमें शामिल किया, आईयूएमएल को भी शामिल किया है। और आपको बता दूं वहाँ की एक दलित पार्टी, दलित वोट को लेकर एक पार्टी है, वीसीके कहते हैं उसको, वो 2, अगर वो जो सुरक्षित सीट है वहाँ की, जो एससी
रिजर्व सीट होती है, वहीं से वो लड़ाती है डीएमके उनको, और वो दोनों जीतते हैं वहां से। उसके अलावा एक और पार्टी है जो केडीएमके है, जो कि शायद उनका कैंडिडेट जो है डीएमके के ही सिंबल पे लड़ेगा। तो आप एक तरह से कह रहे हैं अगर 20 पे वो लड़ रहे हैं 21 पे, तो एक और उनका कैंडिडेट बढ़ जाता है डीएमके का। इस तरह से डीएमके ने एक फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया हुआ, क्विड प्रो को, हम आपके हितों की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे वोट आपकी तरफ ट्रांसफर और आप हमारे लिए ट्रांसफर कीजिए। इस तरह से उन्होंने बड़ी जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। उसमें सेंध मारी बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मेहनत तो चल रही है, मेहनत चल रही है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमिलनाडु में रैलियां कर रहे हैं, लगातार वहां पर जगह जगह रोड शो भी उन्होंने परसों किया था सर, उससे लग रहा है कि बीजेपी की मेहनत इस बार बहुत ज्यादा है। अब उसका रिजल्ट क्या आता है उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी करीब 1.5 महीने का इंतजार है सर, तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब आपको पता चल पाएगा कि क्या इस रिजल्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल आज की जो हमारी चर्चा थी तमिलनाडु की राजनीति पर हमने चर्चा की। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जो अलायंस कर रखे हैं अपने अपने, एनडीए और इंडिया अलायंस ने जो पार्टी उसमें शामिल है उसका क्या समीकरण बनेगा, हमने उस पर चर्चा की। इस चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही लगातार जुड़े रहिए India.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।